वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है 2023-24। आपकी आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, कंपटीशन एग्जाम, तो उसमें राजस्थान का जो अर्थव्यवस्था होती है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो उसमें आपको आर्थिक समीक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आर्थिक समीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इस आर्थिक समीक्षा के और भी जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है उसको हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम आर्थिक समीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेश करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो कौन सा, देखिए, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार, ठीक है, राजस्थान के बारे में है। तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में प्रचलित मूल्यों एवं स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्रमशः कितना है। ठीक है, उसके जो अग्रिम अनुमान बताए गए हैं आर्थिक समीक्षा में, राज्य की जो जीडीपी है उसके अग्रिम अनुमान बताए गए हैं। जो अग्रिम अनुमान है जीएसडीपी के, उसको दो तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। एक तो आपका होता है प्रचलित मूल्य, ठीक है, जिसको हम कहते हैं करंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब क्या हो गया, जैसे 2023-24 की अगर बात की जा रही है तो 2023-24 में जो वस्तुओं की कीमतें हैं उन कीमतों को शामिल करके जीएसडीपी की अगर गणना की जाए तो आपका कौन सा होगा, प्रचलित मूल्यों पर। लेकिन जब इस उत्पाद की जो गणना है, जीएसडीपी की गणना है, किसी आधार वर्ष की कीमतों को लेकर अगर की जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थिर कीमतों पर। वर्तमान समय में राजस्थान में जो जीएसडीपी की गणना की जाती है उसमें स्थिर मूल्यों में जो आधार वर्ष लिया जाता है वो कौन सा, आपका 2011-12 की जो कीमतें हैं उसके आधार पर जीएसडीपी की अगर गणना की जाएगी तो आपका कौन सा होगा, स्थिर मूल्यों पर। तो आपको यहाँ पे दोनों पूछा हुआ है कि प्रचलित मूल्यों पर कितना है और स्थिर मूल्यों पर कितना है। तो प्रचलित मूल्यों की अगर हम बात करें तो प्रचलित मूल्यों पर जो आपका जीएसडीपी है राज्य का, राजस्थान का, वो कितना है, 15.28 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 15.28 लाख करोड़ रुपए ये आपका क्या है, प्रचलित मूल्यों पर है। जबकि स्थिर मूल्यों पर जो है वो कितना है, 8.45 लाख करोड़ रुपए। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, दोनों डेटा आपको याद रखने हैं। स्थिर मूल्यों पर कितना है, 8.45, और उसका लगभग डबल या डबल से थोड़ा सा हम कम कह सकते हैं प्रचलित मूल्यों पर कितना है, 15.28। ये आपका प्रचलित मूल्यों पर। हमेशा देखिए अधिकतर क्या होता है कि जो हमारा आधार वर्ष होता है उसकी तुलना में वर्तमान वर्ष में क्या होता है, कीमतें बढ़ती रहती हैं। तो जनरली आपका जो प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, किसकी तुलना में, स्थिर मूल्यों की तुलना में। तो देखिए स्थिर मूल्यों पर राज्य का कितना है, 8.45 लाख करोड़ रुपए है, और 8 का डबल कितना होता है, 16। तो 16 से थोड़ा सा कम अनुमान आप लगा सकते हैं कि लगभग कितना ही आपका 15.28 जो है वो आपका क्या है, प्रचलित मूल्यों पर है। इसे के साथ साथ अगर हम देखें तो देखिए जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है ये आपका क्या है, सकल, ग्रोस। सकल का मतलब क्या हो गया, जिसमें डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास को भी सम्मिलित किया गया है। लेकिन मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास में कौन सा बचेगा, नेट। ठीक है, सकल की जगह वो क्या बन जाएगा, शुद्ध। हम कहेंगे उसको एनएसडीपी। और एनएसडीपी के अगर हम डेटा देखें तो एनएसडीपी आपका क्या होगा, जो ये आपका सकल है उससे क्या होगा, कम होगा। अब देखिए स्थिर मूल्यों पर आपका ये कितना है, 8.45 है, कौन सा, सकल। तो शुद्ध जो आपका है वो क्या होगा, इससे थोड़ा कम होगा, और कितना है, ये आपका है 7.41 लाख करोड़ रुपए है। जबकि जो हमारा प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी है वो कितना है, 15.28 है। तो एनएसडीपी जो है वो इससे क्या होगा, कम होगा, और कितना है वो, 13.69 लाख करोड़। ठीक है, देखिए 7 का डबल कितना होता है, 14, और ये 14 से थोड़ा सा कम है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जीएसडीपी के बारे में पूछा था, तो एनएसडीपी के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में पूछा हुआ है, इसकी जगह शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद भी आप बता सकते हैं। अगला देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार, ठीक है, आर्थिक समीक्षा हमारी 2023-24 की है।
तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2023-24 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कितनी है। तो प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है वो भी दो तरीके से की जाती है, दो कीमतों पर की जाती है। और दो कीमतें कौन कौन सी होती हैं, एक तो आपकी होती है स्थिर कीमत और दूसरी आपकी होती हैं वर्तमान वर्ष की जो कीमतें होती है, जिसको हम प्रचलित मूल्य कहते हैं, करंट ईयर की प्राइस, और ये आपकी है बेस ईयर की प्राइस। प्रचलित मूल्य को हिंदी में कभी कभी मौजूदा कीमतें भी लिखा हुआ सकता है, वर्तमान कीमतें भी लिखा हुआ सकता है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो पर कैपिटा इनकम के जो डेटा है वो भी आपको याद रखने हैं। तो प्रति व्यक्ति आय जो आपकी 2011-12 की कीमतों के आधार पर अगर हम देखें तो 2011-12 की कीमतों पर राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय वो कितनी है, 90,000 रुपए है, ठीक है, 90,000 रुपए से थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये आपकी है 90,831, ठीक है, 90,831, ये आपका स्थिर कीमतों पर। यहाँ देखिए स्थिर पहले लिखा हुआ, इसका मतलब स्थिर कीमतों पर आपको पहले बतानी है। और उसके बाद में जो प्रचलित मूल्य करंट ईयर की प्राइस पर वो कितनी है, 1,67,964 ठीक है, 1,67,964। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो पर कैपिटा इनकम है राजस्थान की वो कितनी है, स्थिर कीमतों पर कितनी है, 90,000, और जो प्रचलित मूल्य है करंट ईयर की प्राइस है वो वहां पे कितनी है, 1,67,000 समथिंग, ठीक है। ये पूरे डेटा आपको याद रखने हैं। अगला देखिए तीसरा, आर्थिक समीक्षा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे हमारे पास में दो कथन दे रखे हैं, ठीक है, और उन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2022-23 की तुलना में 2023-24 में राजस्थान की प्रचलित मूल्यों पर जो जीडीपी वृद्धि दर है वो भारत की तुलना में ज्यादा है। अब देखिए जीडीपी की जो हमने बात की थी तो उसके साथ साथ आपको उसकी जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, वृद्धि दर हम कैसे निकालेंगे, देखिए 2023-24 आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, तो वृद्धि दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पिछले वाले वित्तीय वर्ष से तुलना करेंगे, मतलब 2022-23 से तुलना करेंगे कि 2022-23 में कितनी थी और 2023-24 में कितनी हो गई। फिर इसका जो डिफरेंस होगा उसके आधार पर हम क्या निकालेंगे कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो वृद्धि दर के बारे में आपका पूछा हुआ है कि जो राजस्थान की प्रचलित मूल्यों पर जो जीडीपी है वो भारत की तुलना में ज्यादा है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत की जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की वो कितनी है, लगभग 9.6% है, जबकि राजस्थान की कितनी है, 12.5% है। इसका मतलब क्या हो गया कि राजस्थान की जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की प्रचलित मूल्यों पर वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो पहला कथन तो आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए दूसरा कथन क्या है, 2022-23 की तुलना में 2023-24 में राजस्थान की स्थिर मूल्यों पर जो जीडीपी वृद्धि दर है वो भारत की तुलना में ज्यादा है। तो देखिए प्रचलित मूल्यों पर ज्यादा थी, अब हम देखते हैं कि स्थिर मूल्यों पर कितनी है। तो देखिए स्थिर मूल्यों पर भारत की कितनी है, 8.15, जबकि राजस्थान की कितनी है, 8.03। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे स्थिर मूल्यों पर जो जीडीपी है वो भारत की ज्यादा है, राजस्थान की क्या है, कम है। तो यहाँ पे आपका केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन क्या है, गलत है। तो हमको यहाँ पे क्या पूछा हुआ था, कौन सा कथन सही है, तो केवल पहला कथन सही है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पे भी आर्थिक समीक्षा जो आपकी है उसमें कथन कौन सा सही है इसके बारे में हमको पूछा हुआ है। और ये जो प्रश्न आपका वो किससे संबंधित है, प्रति व्यक्ति आय के साथ में संबंधित है, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम हमने अभी देखा था कि स्थिर मूल्यों पर कितनी थी, 90,831, और प्रचलित मूल्यों पर कितनी थी, 1,67,000 के आसपास थी, ठीक है, प्रचलित मूल्यों पर। लेकिन यहाँ पे वृद्धि दर की बात की गई है, तो वृद्धि दर में अगर हम देखें तो देखिए जो स्थिर मूल्यों पर पिछले साल थी वो कितनी थी, 85 या 86,000 के आसपास थी,
और प्रचलित मूल्यों पर कितनी थी, 1.5 लाख के आसपास थी। इसका मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुई है। ठीक है, लेकिन कितनी वृद्धि हुई है ये आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए कि राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर है 2022-23 की तुलना में 2023-24 में कितनी बढ़ी है, 11.49% की वृद्धि हुई है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि दर है वो प्रचलित मूल्यों पर कितनी है, 11.49%। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा क्या है, 2022-23 की तुलना में 2023-24 की राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर है वो स्थिर मूल्यों पर कितनी है, 6.94% है। तो दोनों कथन हमारे यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो है उसमें वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो प्रचलित मूल्यों पर कितनी है, लगभग 11.5% के आसपास है, जबकि स्थिर मूल्यों पर कितनी है, लगभग 7% के आसपास है, 6.94। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों कथन जो है वो हमारे यहाँ पे सही है। अगला देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2023 में राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक कितना रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, होलसेल इंडेक्स प्राइस जो आपका है वो कितना रहा है, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, थोक मूल्य सूचकांक की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में जो हमारा समग्र स्तर की हम बात करते हैं, जो आर्थिक क्रिया हमारी है उसका हम एग्रीगेट की अगर हम बात करें, उसकी कुल की बात करें तो उसमें कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, WPI का यूज किया जाता है, थोक मूल्य सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, थोक मूल्य सूचकांकों की अगर हम बात करें तो 2022 में आपका एक कितना था, 385 था। 385 ये आपका था 2022 में, और 2023 में ये बढ़ के कितना हो गया है, 387.9 हो गया है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 2023 में जो WPI है, राजस्थान का जो सामान्य थोक मूल्य सूचकांक है वो कितना है, 387.9 है, और पहले कितना था, 385.83 था। ठीक है, लगभग इसमें हम कह सकते हैं आधे परसेंट की एक तरह से क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगला देखिए, छठा क्वेश्चन हमारा है, मार्च 2024 तक राजस्थान में कुल कितने बैंक की कार्यालय और शाखाएं जो है वो कार्यरत थी। ठीक है, यहाँ पे मार्च 2024 तक के जो डेटा हैं वो हमारे आर्थिक समीक्षा में दिए गए हैं, और उसके अनुसार अगर हम देखें तो राजस्थान राज्य में कुल जो बैंक के कार्यालय हैं, शाखाएं हैं, सब मिलाकर कितनी थी, 8,448। ठीक है, 8,448। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी। कुल बैंक शाखाएं जिसमें निजी बैंक भी हो गए, आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी हो गए, और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, विदेशी बैंक, ये सभी बैंक मिलाकर आपके कितने हैं, 8,448 है। ठीक है, इसमें से जो सबसे ज्यादा बैंक है वो आपके कौन से हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं, 4,200 के आसपास है। ठीक है, 4,248 हैं। 1,594 आपके क्या हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के। निजी क्षेत्र के बैंक कितने हैं, 2,000 के आसपास से 2,035 है। और जो विदेशी बैंक है वो राजस्थान में कितने हैं, 7 बैंक है। इस तरीके के कुछ आपको जो डेटा है वो भी याद रखने हैं। अगला देखिए, मौजूदा कीमतों पर वर्ष 2023-24 में राजस्थान में कुल GSVA में कृषि और उससे जो संबंधित क्षेत्र हैं उनका योगदान कितना है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, मौजूदा कीमतों का मतलब आपका क्या हो गया, वर्तमान वर्ष की जो कीमतें हैं, करंट ईयर की प्राइस हैं, उसके आधार पर आपको बताना है कि जो हमारा GSVA है। ठीक है, इसके 3 क्षेत्र होते हैं, एक आपका कृषि क्षेत्र होता है, दूसरा हमारा विनिर्माण क्षेत्र होता है, उद्योग क्षेत्र होता है, और तीसरा हमारा सेवा क्षेत्र होता है। तो उसमें कृषि और उससे जो भी संबंधित क्रियाएं हैं उसका कुल योगदान आपका कितना है, 26.72।
ठीक है, आपका प्रचलित मूल्यों पर पूछा हुआ, इसलिए करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 26.72। जबकि अगर यहाँ पे स्थिर मूल्यों पे पूछा जाता तो स्थिर मूल्यों पर जो योगदान है वो कितना है? 17.66% है। क्लियर हो गया? वर्तमान वर्ष की जो कीमतें हैं प्रचलित मूल्यों पर अगर हम देखें तो जीएसवीए में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है आपका? 26.72। उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो आपका कितना है? 28.21 है। और सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 45% है। ठीक है, ये तीनों आपके मौजूदा कीमतों पे हैं, करंट ईयर की प्राइस पर हैं। और स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 17.66। ठीक है, देखिए स्थिर मूल्यों पर 17 है, जबकि आपका प्रचलित मूल्यों पर कितना है? 26 या 27% हम कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। अगला देखिए, आर्थिक समीक्षा के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य में वर्ष 2023 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना होने का अनुमान है? ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन के बारे में है कि खाद्यान्न उत्पादन जो है वो कितना हो सकता है या कितना होने का अनुमान है वर्ष 2023-24, हमारा जो वित्तीय वर्ष है 2023-24 में कुल खाद्यान्न जो है वो कितना होने का अनुमान लगाया गया है। तो देखिए कुल खाद्यान्न उत्पादन हमारा 245, ठीक है, 245, मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना अनुमान लगाया गया है? 245। और पिछले वर्ष में आपका कितना था? 252 था। 2022-23 में आपका कितना था? 252। और अब कितना है? 245। इसका मतलब क्या हो गया? कमी। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में मतलब कम, खाद्यान्न उत्पादन जो है वो कम होगा, लगभग 3% के आसपास क्या होगा? कम होगा। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना होने का अनुमान है? 245 लाख टन। ठीक है, और पिछले वर्ष कितना था ये अनुमान? 252 था। उसकी तुलना में लगभग आपका ये 7 लाख टन कम है। और परसेंट में अगर आप देखोगे तो लगभग कितना है? 3% या खाद्यान्न उत्पादन जो है वो इस वर्ष कम होने का अनुमान जो है वो आर्थिक समीक्षा में लगाया गया है। अगला देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो सिंचाई परियोजनाओं के साथ में संबंधित है। ठीक है, क्या है? आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से कुल कितने क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? तो ये जो डेटा है वो भी आपको आर्थिक समीक्षा में मिल जाएंगे। और आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर हम देखें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है जहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है उसका जो आपका 39.36 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वहां पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। और 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें भी लगभग आपका 28,714 हेक्टेयर क्षेत्र है, उसमें भी नई सिंचाई जो क्षेत्र हैं उसको लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुल पूछा हुआ है कि कुल कितने क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? तो ये आपका लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। ठीक है, 40 लाख हेक्टेयर, इससे थोड़ा सा कम आप मान लीजिए कितना? 39.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा वर्तमान समय में उपलब्ध है। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, किसानों की आय बढ़ाकर किसानों और उनके संगठनों की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित योजना कौन सी है? ठीक है, देखिए राजस्थान में किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारी जो नीतियां हैं, बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो लागू की गई हैं, चलाई गई हैं। तो किसानों की आय बढ़ाना और उनके जो संगठन हैं उनकी कृषि क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई है, जो आपकी कौन सी है? कृषि प्रसंस्करण। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सही कर लेना, प्रसंस्करण, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। ठीक है, ये आपकी है। इस नीति का उद्देश्य क्या है कि किसानों को पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाता है ताकि वो एक तरह से अपनी आय को बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। और साथ ही साथ देखिए दूसरी योजना का यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, वो कौन सी है? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। ये भी आपकी किसानों के साथ में संबंधित है। लेकिन इस योजना में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की जो स्कीम है वो कौन सी है? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना है, ये तो आपका जो
युवा उद्यमी हैं जिनकी आयु कितनी है 18 से लेके 35 वर्ष हैं, उनको कम ब्याज दर पर या जो कम ब्याज दर हैं उन पर 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, 25 लाख रुपए तक का जो लोन है उसमें 8% का अनुदान दिया जाता है, और 25 लाख से ज़्यादा हैं, 1 करोड़ से कम है तो उनको 6% का अनुदान देने की जो योजना है वो आपकी कौन सी है? मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में हम और जो हमारी आर्थिक संबंध से समीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।